जो उथल पुथल बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, ये बस उसका हाल का एक पहलू ही था। 50,000 साल पहले सभी इंसान हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। वो एक दूसरे को आवाज लगाकर सीमित दूरी तक ही बात कर पाते थे, यानी ध्वनि की रफ्तार से ही। ये रफ्तार थी लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन लंबी दूरियों के लिए ये रफ्तार उनकी दौड़ने की रफ्तार जितनी ही थी। लगभग 12,000 साल पहले, यानी उस समय के आसपास जब खेती की खोज हुई थी, तो उन्होंने दूर स्थित किसी प्राणी की जान लेने की खूबी विकसित कर ली। ये दूरी बढ़ी तीर के जरिए, जिसे कमान से छोड़ा जाता था, और ये एक तीर से एक शख्स की जान ले सकते थे। हमारे पूर्वज युद्ध को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि तब लोग कम थे, इलाका बहुत ज्यादा था, तो मुठभेड़ों के बजाय उन्हें चलते रहना ज्यादा बेहतर लगता था। उनके हथियार का इस्तेमाल ज्यादातर शिकार के लिए ही होता था। आपसी जान पहचान का उनका इलाका छोटा था। उनके झुंड में सिर्फ 50 या 100 लोग ही हुआ करते थे। लेकिन उनके टाइम होराइजन ने एक बड़ी छलांग लगाई। उन लोगों ने अपने आसपास की जमीन पर बड़ी मेहनत से फसलें उगाई, ताकि कई महीनों बाद उनकी उपज ले सके। उन्होंने अपने आज को आने वाले बेहतर कल पर न्यौछावर किया। उन्होंने भविष्य की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। लगभग 2500 साल पहले एक नई तरह की लड़ाई की शुरुआत हुई। अलेक्जेंडर ने मैसेडोनिया से लेकर इंडस वैली तक के इलाके को जीत लिया था। अब दुनिया में ऐसे बहुत से लोग थे जो किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा थे, जिनमें लाखों लोग थे। लंबी दूरियां तय करने के लिए कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के मामले में सबसे तेज रफ्तार होती थी सेल और घोड़े की। स्पार्टा का राजा आर्किडेमस तृतीय अपनी हिम्मत के लिए चारों तरफ प्रसिद्ध था। उसे अपने दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई में बहुत मजा आता था। कहा जाता है कि जब उसने सबसे पहले एक बलिस्टा के जरिए प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता देखा, तो वो बहुत गुस्सा होकर बोला, ओ हरक्यूलिस, लगता है अब इंसानों में बहादुरी बची ही नहीं है। जान लेने की रेंज और मार सकने की काबिलियत दोनों ही बहुत बढ़ गए थे। अब यहां एक के मुकाबले 10 लोग मारे जाने लगे, और हमला करने वाला सैनिक तो अपने दुश्मनों के चेहरे तक कभी देख नहीं पाता था। वो शहर की दीवार के पार होने वाले उस कत्लेआम से अनजान ही रहता था। आज ट्रांसपोर्टेशन की सबसे तेज रफ्तार होती है पृथ्वी से बाहर निकलने के दौरान 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा, और कम्युनिकेशन की रफ्तार है लाइट की रफ्तार जितनी ही। पहचान से जुड़े दायरों का भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा विस्तार हो गया है। कुछ लोगों के लिए ये 1 अरब या उससे भी ज्यादा है, तो वहीं कुछ के लिए हमारी तमाम स्पीशीज, और कुछ के लिए तो धरती पर मौजूद सारे जीव रूप। और अगर हम बदतरीन हालात की बात करें, तो अब पूरी दुनिया ही तबाही की चपेट में आ सकती है। आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे? ऐसा हो पाया साइंस और सरकारों के जानलेवा गठजोड़ की वजह से। और एक साइंटिस्ट तो ऐसा था जिसकी तबाही की भूख मिटने का नाम ही नहीं लेती थी। पहला न्यूक्लियर वॉर कब शुरू हुआ, उसका सही समय बताना तो मुश्किल है। कुछ के अनुसार ये पेड़ों के ऊपर से गुजरे पहले तीर के समय से शुरू हुआ, तो वहीं कुछ और कहते हैं इसकी शुरुआत हुई कहीं बाद में 3 संदेशों से। 1939 में एडोल्फ हिटलर के जन्मदिन पर उसके एक युवा और ज़हीन साइंटिस्ट पॉल हार्टेक के दिमाग में फ्यूहरर के लिए खास तोहफा था। हार्टेक ने नाज़ी वॉर ऑफिस को एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हुई तरक्की के बल पर एक ऐसे एक्सप्लोजिव को बनाया जा सकता है जो आम हथियारों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो एडोल्फ हिटलर को एक एटॉमिक बॉम्ब देना चाहता था, लेकिन हिटलर का वास्ता कभी किसी न्यूक्लियर हथियार से पड़ा ही नहीं था, क्योंकि उसने तो अपने इलाकों में मौजूद कई शानदार फिजिसिस्ट्स को कत्ल कराया, जेल में डाला या देश से निकाल दिया था। ऐसे लोग यहूदी, लिबरल या फिर दोनों ही थे। युद्ध शुरू होने से ठीक 1 महीना पहले लियो ज़िलाड लॉन्ग आइलैंड के उस घर में गए जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किराए पर ले रखा था। जो फिजिसिस्ट अक्सर लियो ज़िलाड को मैनहट्टन से बाहर ले जाया करता था, वो 1939 में अगस्त के उस दिन था नहीं। तो ज़िलाड ने इस काम के लिए हंगरी के ही एक प्रवासी एडवर्ड टेलर नाम के एक युवा साइंटिस्ट को साथ ले लिया।
बुडापेस्ट में सताए जाने के कारण उन्होंने और उनके परिवार ने म्यूनिख में शरण ली, जहां एक ट्रैफिक हादसे में उन्होंने अपना दायां पैर खो दिया। 1930 के दशक की शुरुआत में टेलर और उनके परिवार को एक बार फिर भागना पड़ा। जैसे हार्टेक बॉम्ब के बारे में हिटलर को बताना चाहते थे, जिलाग भी ऐसे हथियार की जबरदस्त ताकत से प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को वाकिफ कराना चाहते थे। जहां तक सम्मान और प्रभाव की बात है, तो दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट आइंस्टाइन से टक्कर नहीं ले सकता था। आइंस्टाइन को डर था कि कहीं हिटलर के हाथ कोई न्यूक्लियर हथियार न लग जाए। ऐसा खतरनाक हथियार छोड़ने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता था। आइंस्टाइन एटॉमिक बम बनाने की अमेरिका की कोशिश से कोई रास्ता नहीं रखना चाहते थे, जिसे बाद में मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। पर उन्होंने युद्ध में एटॉमिक न्यूक्लियाई के संभावित इस्तेमाल के बारे में राष्ट्रपति को आगाह जरूर कर दिया। युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने रिपोर्टरों से कहा था कि अगर उन्हें मालूम होता कि जर्मन से एटॉमिक बम बनाने में नाकाम हो जाएंगे, तो उन्होंने इस खत पर कभी दस्तखत न किए होते। लेकिन एडवर्ड टेलर के मन में ऐसी कोई दुविधा नहीं थी। वो फौरन एटम से हथियार बनाने की शुरुआत करना चाहते थे। रशियन फिजिसिस्ट जीएन फ्लेरोव कई साल से अपने नेता जोसेफ स्टालिन को एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के संभावित सैनिक इस्तेमाल के प्रति चौकन्ना करने की कोशिश करते रहे थे। लेकिन सोवियत यूनियन की घेराबंदी तो जर्मन्स ने कर रखी थी और किसी एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट को पूरा होने में बरसों लग सकते थे। तो मजबूरी की ऐसी हालत में रूस इस बारे में सोच तक नहीं सकता था। 1942 में फ्लेरोव ने न्यूक्लियर फिजिक्स पर एक साइंटिफिक पेपर छापा था। अब वो ये जानने के लिए बेताब था कि इसके बारे में यूरोप और अमेरिका के जाने माने फिजिसिस्ट्स की क्या राय थी। फ्लेरोव दुविधा में थे। अंतरराष्ट्रीय साइंटिफिक बिरादरी के किसी भी फिजिसिस्ट को उनका पेपर किसी काम का नहीं लगा। शुरू में तो उनका दिल दुखा, लेकिन फिर उन्हें हालात समझ आने लगे। अमेरिकन और जर्मन साइंटिफिक जर्नल्स में कोई न्यूक्लियर फिजिक्स पेपर कभी दिखते ही नहीं थे, क्योंकि दोनों ही देश चुपचाप बॉम्ब बनाने में लगे हुए थे। तो पब्लिश्ड डेटा ना होने की वजह से फ्लेरोव ने स्टालिन को इस बात पर राजी करने की कोशिशें और तेज कर दी कि वो अपना खुद का एक न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम शुरू कर दें। तीनों ही मामलों में जनरल्स या आर्म्स डीलर्स ने नहीं, बल्कि साइंटिस्ट्स ने अपने नेताओं को ये बताया था कि बड़ी तादाद में लोगों की जान ले पाना मुमकिन हो सकता है। अमेरिका के युद्ध विभाग ने लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको में एक दूर दराज जगह को एटॉमिक बॉम्ब रिसर्च प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर्स के लिए चुना। इसका सुझाव प्रोजेक्ट डायरेक्टर फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने दिया था, जो अपनी युवा अवस्था में वहां पर एक बीमारी से उबरे थे। लेकिन एडवर्ड टेलर को सिर्फ एक एटम बॉम्ब ही काफी नहीं लग रहा था। वो किसी और बड़ी जानलेवा चीज की कल्पना कर रहे थे। एक ऐसा हथियार जिसमें एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियस में धमाका करने के लिए सिर्फ एक माचिस की तीली का काम करे। एक थर्मल न्यूक्लियर वेपन। टेलर इसे द सुपर कहा करता था। अगर साइंटिफिक बिरादरी में एडवर्ड टेलर से कोई बिल्कुल उलट था तो वो थे जोसेफ रॉटब्लैट। रॉटब्लैट का जन्म वॉर्सो में एक अमीर परिवार में हुआ था और टेलर परिवार की ही तरह इन्होंने भी सब कुछ गंवा दिया था। 1939 की गर्मियों में नाज़ीज के हमले से ठीक पहले उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में रिसर्च से जुड़े एक पद के लिए इंग्लैंड बुलाया गया। इसी बीच उनकी प्रिय पत्नी टोला को अपेंडिक्स का एक इमरजेंसी ऑपरेशन कराना पड़ा। जब तक वो सफर के लायक नहीं हो जाती, उन्हें यहीं रहना था। टोला ने जोसेफ से कहा कि वो नए घर की तैयारी करें। उनका कहना था कि ये तो बस कुछ ही दिनों की बात है। चुनौती थी एक ऐसा केमिकल फ्यूज ढूंढना जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को शुरू कर दे, जैसी कल्पना पहले लंदन में लियो ज़िलार्ड ने की थी। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने आपस में बात की कि वो जबरदस्त ताकत वाले एक बॉम्ब को बनाकर एक गंभीर खतरे को टाल देंगे। उनकी सरकार पर यकीन किया जा सकता था। वो हमले के दौरान ऐसे हथियार का कभी इस्तेमाल नहीं करेगी जैसे दूसरी सरकारों ने किया था। ये ऐसे पहले एटॉमिक साइंटिस्ट्स थे जो न्यूक्लियर हथियारों को एक डेटरेंट के तौर पर बनता देखने वाले थे। कहीं हिटलर एक एटम बॉम्ब ना बना ले, मैनहट्टन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के पीछे यही वजह थी। और जब जर्मनी ने समर्पण कर दिया और हिटलर नहीं रहा, तो बॉम्ब पर काम करने वाले हजारों साइंटिस्ट्स में से सिर्फ एक, जो रॉटब्लैट ने ही इस्तीफा दिया। बाद के बरसों में जब भी उनसे उनके फैसलों के बारे में पूछा गया, उन्होंने कभी यह नहीं माना कि उन्होंने मॉरल सुपीरियॉरिटी की वजह से ऐसा किया था। वो हमेशा मुस्कुरा कर कहते, मैं अपनी पत्नी को बहुत मिस करता हूं, जो वॉर्सो से निकल नहीं पाई और युद्ध की अफरा तफरी में कहीं गुम हो गई। यूरोप में युद्ध खत्म होने पर वो अपनी पत्नी को ढूंढने निकले।
लेकिन वो उन्हें कभी नहीं मिली। बस मरने वालों की लिस्ट में उनका नाम था। होलोकॉस्ट में टोला की मृत्यु हो गई थी। बेल्जेक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उन्हें मार डाला गया था। हालांकि रॉटब्लैट और 60 साल जिए, लेकिन उन्होंने दोबारा शादी नहीं की।